हरियाणा में कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी कर दी गई है और ऐसे में जमीन की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। वहीं कलेक्टर रेट में इस बढ़ोतरी के बाद हरियाणा की सियासत में भी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष के नेताओं ने कलेक्टर रेट को लेकर के सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। भूपेंद्र हुड्डा ने इसे गरीबों पर मार बताते हुए इसको वापस लेने की मांग की है। राम राम, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा में आज से नए कलेक्टर रेट लागू कर दिए गए हैं और अगले 2 से 3 दिन में सॉफ्टवेयर पर ये नए कलेक्टर रेट अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद अब तहसीलों में रजिस्ट्री से जुड़े काम होंगे। प्रदेश में कुल 93 तहसीलों में 50 उप तहसीलों में रजिस्ट्री कराने वालों पर यह अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी से सरकार को इस वित्त वर्ष में 7 से 12% तक अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। और अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने 29 जुलाई को सभी मंडल आयुक्तों और जिला उपायुक्तों को एक पत्र जारी करके 1 अगस्त से कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी के निर्देश दिए थे। इसके बाद सभी जिला उपायुक्तों ने आनन फानन में कलेक्टर रेट बढ़ोतरी को लेकर के दावे और आपत्तियां मांगकर नए रेट को मंजूरी दे दी। प्रदेश में स्टैंप शुल्क 7% है, जबकि महिलाओं के लिए ये फीस 5% लगती है। फिलहाल प्रदेश के और एनसीआर के पास वाले जिलों में कई क्षेत्र में कलेक्टर रेट अब कई गुना ज्यादा बढ़े हैं। अब कलेक्टर रेट को लेकर के सियासत भी शुरू हो चुकी है। कलेक्टर रेट को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कलेक्टर रेट में हुई इस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार नए कलेक्टर रेट लागू करके गरीब और मध्यम वर्ग को चौतरफा महंगाई के बोझ के तले कुचलना चाहती है। सरकार ने एक बार फिर से जमीनों के रेट आसमान पर पहुंचाने वाला फैसला किया है और सरकार ने सीधे 10 से 145% यानी कि 2.5 गुना की बढ़ोतरी कलेक्ट्रेट रेट में कर दी है। हुड्डा ने यह भी कहा कि सरकार के ऐसे फैसले से कोई भी खुश नहीं है और इसलिए इसका चौतरफा विरोध हो रहा है और इसलिए सरकार ने जनता से इस कलेक्टर रेट पर आपत्तियां या शिकायतें मांगने का सिर्फ ड्रामा किया। वहीं भूपेंद्र हुड्डा के इस बयान पर मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, हम गरीबों के हित के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार में बड़े बड़े लोगों को ध्यान में रख करके निर्णय होते थे, उनकी सरकार में गरीब व्यक्ति की चिंता हो रही है और भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में गरीब व्यक्ति की चिंता नहीं होती थी, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। और अभय चौटाला की ओर से भी एक्स पर पोस्ट किया गया, सबका साथ सबका विकास की झूठी तस्वीर के पीछे हरियाणा की भाजपा सरकार ने जनता की रसोई, रोजगार, रिहाइश सब कुछ तबाह कर दिया है। बिजली के बिल बढ़ गए हैं, महंगाई बेकाबू हो गई है और अब कलेक्टर रेट में 10 से 133% की भारी बढ़ोतरी करके जनता को घुटने पर लाकर रुलाने की ये सरकारी साजिश है। अब जनता जो पहले से ही बेरोजगारी और बदहाल अर्थव्यवस्था से त्रस्त है, तब सरकार ने रिहायशी, व्यापारिक और कृषि भूमि पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है। तो यह अभय चौटाला की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया है और आगे भी वो लिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का ये तर्क है कि जनता के जख्मों पर नमक है और जिस हरियाणा पर आपकी नीतियों ने 3.5 लाख करोड़ का कर्ज लाद दिया है, अब उसकी भरपाई भी आम लोगों की जेब काट कर की जाने की साजिशें रची जा रही हैं। अब सरकार अपना ये गलत फैसला वापस लेने और प्रदेश की जनता को राहत देने का काम करे। ये एक्स पर पोस्ट अभय चौटाला की ओर से किया गया है। उसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है। हुड्डा साहब को दिक्कत तो है क्या? उसमें क्या दिक्कत है उसको पूछ लो एक बार, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है किसी को। उसका एक हमने सिस्टम बनाया, उस सिस्टम के अंदर रह करके, क्योंकि तो हर साल होता है, ऐसा नहीं है, उनके समय में भी होता था। उनके समय में भी कलेक्ट्रेट बड़े हैं। आप अगर रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, कांग्रेस के समय के अंदर कलेक्ट्रेट बड़े हैं और हमारे समय में तो लंबे समय तक बढ़े नहीं हैं। और अभी पीछे क्योंकि बढ़ाए थे 2 साल 3 साल हो गए थे, 3 साल दिसंबर 3 साल नहीं, इससे पीछे 3 साल हो गए थे जो दिसंबर के अंदर पीछे कुछ बढ़े थे। और अब उसके अंदर क्योंकि एक उसको लिंक किया है, कई चीज़ों को हमने महंगाई के साथ लिंक किया है। जैसे हमारे HKRN के कर्मचारी हैं,
उनकी जो सैलरी आती है उसको भी महंगाई के साथ लिंक किया है, ताकि ऑटोमेटिक वो, उसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है। हुड्डा साहब को दिक्कत तो है क्या उसमें? क्या दिक्कत है उसको पूछ लो एक बार, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है किसी को। उसका एक हमने सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम के अंदर रह करके, क्योंकि तो हर साल होता है, ऐसा नहीं है, उनके समय में भी होता था। उनके समय में भी कलेक्ट्रेट बढ़े हैं। आप अगर रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, कांग्रेस के समय के अंदर कलेक्ट्रेट बढ़े हैं। लगातार हरियाणा प्रदेश की मौजूदा सरकार जब से बनी है 2019 में, नहीं 2024 में, उसके बाद इन्होंने पहले बिजली के रेट बढ़ाए। बिजली के रेट भी तीन बार बढ़ाए। पहले एसएफए बढ़ाया, फिर मिनिमम लोड का बढ़ाया, और फिर यूनिट के हिसाब से बढ़ाया। इसी प्रकार टोल के रेट बढ़ाए, और अब कलेक्टर रेट बढ़ा दिए हैं। सरकार जो होती है लोग बनाते हैं, और लोगों के लिए होती है। सरकार का बजट अगर 2 लाख करोड़ से ऊपर जा रहा है तो लोगों की तो पैसा है। सरकार के पास अगर पैसा इतना आ रहा है तो कलेक्टर रेट बढ़ाकर क्यों लोगों के गरीब के आदमी को घर बनाना महंगा कर रहे हैं? मैं इसकी निंदा करता हूँ, ये नहीं बढ़ती। सबसे बड़ी बात यह है कि रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे सरकार के पास कम है, और कहते हैं कि हमने टैक्स फ्री बजट किया है। ये एक इंटरनल तरीका है रेवेन्यू लोगों पे बर्डन डालने का। 20% कहीं पर बढ़ाया, कहीं 50% बढ़ाया, कहीं 60% से आया। इससे बर्डन ऑन द पब्लिक। और जहाँ तक भी इनमें जो खामियां हैं, आप हैरान होंगे कि ग्रीन बेल्ट जो बढ़ती है उसका सर्कल रेट ज़्यादा रख दिया, और जो पीछे वाले एकड़ होते हैं उनका, हालांकि ग्रीन बेल्ट में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, कोई उसका यूज नहीं हो सकता। तो इनकी जो विसंगतियां हैं ना, उसको ये देखना नहीं चाहते, और ना ही इनको इस बात पे स्टडी करना चाहते हैं। तो आगे किस तरीके से गरीब आदमी के ऊपर इसके लिए प्रभाव पड़ेगा, और सर्कल रेट तो एकदम इन्हांसमेंट नहीं होनी चाहिए। प्रतिवर्ष इनको मौका मिलता है उसको इन्हांस करने का, एक रेगुलर प्रक्रिया के हिसाब से इन्हांस विधान सरकार ने रेट बढ़ाए हैं, रेट बढ़ते ही हैं, हमेशा से बढ़ते आए हैं। अब काफ़ी समय के बाद बढ़े हैं, तो रेट तो बढ़ने ही थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये ज़रूर लगता है कि कुछ जगह रेट इतने नहीं हैं जितने रेट बढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा, उसमें ये भी है कि सरकार ऑब्जेक्शन का समय देती है। अभी ऑब्जेक्शन का समय है, तो हर जगह की हमें नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जहाँ रेट उतने नहीं हैं जितने बढ़ाए जा रहे हैं, तो लोगों को उसके लिए ऑब्जेक्शन भी करना चाहिए, और अपनी ऑब्जेक्शन जो है वो सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करनी चाहिए। उस पर गौर भी किया जाएगा, पहले भी किया गया है, हमेशा किया जाता है। तो अगर कहीं किसी को इस विषय में ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन करें। सरकार ने अभी जो 5 से 25% के रेट बढ़ाए हैं, कलेक्टर रेट बढ़ाए हैं, ये तो बहुत बड़ा न्याय हो रहा है लोगों के साथ, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही बहुत ज़्यादा रेट हैं, कलेक्टर रेट पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, लोग पहले ही त्राई करे हुए। तो मेरा तो मानना ये है सर कि इनको ये जो इन्होंने अपना फरमान जारी किया है, तुगलकी फरमान ही कहूँगा मैं, कि इनको वापस ही लेना चाहिए। कलेक्टर रेट जो सरकार ने बढ़ाए हैं ये बहुत ही गलत है। आज से हफ्ता पहले सरकार ने यू टर्न ले लिया था, जिससे लोगों को बात थी कि अब नहीं बढ़ेंगे। लोगों ने, जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रियाँ करानी थी, उन्होंने नहीं कराई, चलो सरकार ने अपनी यू टर्न ले लिया है, अब कोई जरूरत तो है नहीं। अब सरकार ने एकदम से ये पूरे हाई स्पीड से बढ़ा के एकदम से भी 3 दिन के लिए पोर्टल को भी बंद कर दिया। अभी अब जरूरत नहीं है, पोर्टल चलेगा नहीं, और रजिस्ट्रियाँ नए रेट पे होएंगी। हमारे यमुनानगर में इंडस्ट्री, हमारा यमुनानगर जगाधरी जो इंडस्ट्रियल जोन है, पहली इंडस्ट्री दिक्कत में है, और पब्लिक लेबर क्लास आदमी के लिए प्राइवेट कॉलोनी में प्लॉट लेना पहले ही बड़ा मुश्किल है, मकान बनाना। सरकार रेट बढ़ा देगी तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। से हाथ जोड़ के यही निवेदन है, अभी इसके बाद इस पर कुछ संज्ञान ले। देखो जी, कलेक्टर रेट 5% तक तो चलो कहा जा सकता है। अभी जैसे महंगाई बढ़ती है, प्रॉपर्टी की रेट भी मार्केट में बढ़ जाते हैं, सारा कुछ है, लेकिन 25% तक जो कहा है कि 25% भी कई एरिया में बढ़ रहे हैं, तो ये तो मेरे हिसाब से एक तरह से नाजायज़ ही हो जाएगा लोगों के साथ। अगर इतने ज़्यादा रेट बढ़ेंगे, 25% रेट तो बहुत 1/4 हो गए, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये इतने नहीं बढ़ने चाहिए।
लेकिन अब सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए भी इतने ज़्यादा रेट बढ़ जाएंगे तो सारी महंगाई भी बढ़ेगी, सिर्फ रेट प्रॉपर्टी के रेट नहीं बढ़ेंगे। और आइए अब आपको एक बार ग्राफिक के जरिए भी बताते हैं कहां पर कितना सर्कल रेट बढ़ा है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। अब बादशाहपुर में आप अगर देखेंगे तो 145% जो सर्कल रेट है उसमें इजाफा हो गया है। सिरसा में 98% सर्कल रेट बढ़ाया गया है। ये अलग अलग जगहों के सर्कल रेट आपको बता रहे हैं। हिसार में 41% सर्कल रेट बढ़ा है और सिरसा में 98% सर्कल रेट में इजाफा हुआ है। इसी तरह से फतेहाबाद में 50% सर्कल रेट में बढ़ोतरी कर दी गई है। तो कुल मिलाकर के सर्कल रेट की इस बढ़ोतरी को लेकर के जहां सरकार ये कह रही है कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है, ये हर साल बढ़ते हैं और विपक्ष इस पर बेवजह की राजनीति कर रहा है, जबकि विपक्ष का ये कहना है कि ये सीधे तौर पर आम जनता की जेब पर डाका डालने वाला है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। दो मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और ओंकार सिंह हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी, आपका भी स्वागत है। पंकज बेनीवाल जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं चर्चा की, चूंकि अभी आप सभी की बातों को सुन रहे होंगे। विपक्ष का ये कहना है कि ये जो बढ़ोतरी है ये गैर तार्किक है और एकदम से इतने ज़्यादा सर्कल रेट बढ़ा देना, पहले भी आप हर चीज़ों के रेट बढ़ाते रहे हैं और अब इस सर्कल रेट को बढ़ा करके भी आप आम जनता को सीधे तौर पर महंगाई के बोझ के तले दबाना चाहते हैं। कैसे इसको देखा जाए? नमस्कार आयुष जी, साथियों को नमस्कार और दर्शकों को। देखिए, जो सर्कल रेट बढ़ाया जा रहा है वो एक नियमित प्रक्रिया है, वो हर साल ही ऐसी चीजें करके बढ़ाया जा रहा है। और जो मार्केट प्राइस है, जो मार्केट वैल्यू है जमीनों की, उसके अबाउ कभी भी नहीं होता है। उससे नीचे ही जो न्यूनतम वैल्यू है जिसके लिए सर्कल रेट, कलेक्टर रेट बोला जाता है, वो उससे कम रखा जाता है। एक सीधा सा एक एग्जांपल ये है आयुष जी कि जैसे कि कहीं पे कोई जमीन 1 लाख रुपए गज है, लेकिन वहां का सर्कल रेट ऑलरेडी 15,000 रुपए, तो उसको बढ़ा करके अगर खरीदार 1 लाख रुपए गज में खरीदता है, लेकिन उसको स्टाम्प ड्यूटी या उसकी जो कीमत उसे रजिस्ट्री के माध्यम से होती है वो 15,000 रुपए गज के हिसाब से, तो उसको भी ये जस्टिफाई लगे कि भाई मेरी जमीन की कीमत पैसा इतना दे दिया, लेकिन यार रजिस्ट्री इतने पैसे की, तो उसको भी एक मापदंड मान करके कि भाई उसको अपनी जमीन की वर्थ लगे। तो इस तरीके से कलेक्टर रेट उन सारी चीजों को, माध्यम को ध्यान में रखते हुए ये सारी जनता के लिए बहुत ही अच्छा लगता है जनता को। मैं काफी लोगों से, जैसे डिबेट का टॉपिक आया, काफी साथी आए हुए थे, उनसे बातें की, तो सब बोले कि सभी को यही लगा कि कलेक्टर रेट जो है वो बढ़ा हुआ अच्छा है, क्योंकि जो मार्केट जो प्राइस चल रहा है जो जमीनों का, वो बहुत ज्यादा हाई हो गया है। और उसमें अगर सर्कल रेट भी एक मिनिमम वैल्यू ऐसी आ जाए कि भाई कभी बेचना पड़े, कोई कह दे कि भाई रेट टूट गए हैं, तो वो सर्कल रेट के माध्यम से वो। दूसरा जो है, जब सरकार किसी भी जमीन को अधिकृत करती है, किसी चीज को लेती है, तो वहां पर जो किसानों को मुआवजा दिया जाता है या किसी को भी मुआवजा दिया जाता है, तो वो मुआवजा सर्कल रेट के हिसाब से जाता है और वो 2.5 गुना, किसी कहीं पे 2.5 गुना है, कहीं पे 1.5 गुना, वो इस तरीके से उनको सर्कल रेट के हिसाब से वो मुआवजा की राशि है वो भी काफी बेहतर मिलती है। तो जनता की सरकार फायदे के लिए और गरीबों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है, इसमें कुछ ये ऐसा नहीं है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी या इंडियन नेशनल लोकदल के चौटाला साहब, ये दोनों ने ट्विटर पे डाला है, एक्स के ऊपर लिखा है, ये इनको ये याद रखना चाहिए कि इनके कार्यकाल में जमीनों के रेट क्या हुआ करते थे और किस हाइट पर पहुंच गए थे। मुझे आज भी याद है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के कार्यकाल के अंदर एक SEZ आया था यहाँ पर, जब जमीन के रेट वहां पर मुश्किल से 70-80 हजार रुपए गज हुआ करते, 70-80 हजार किला, एक एकड़ का हुआ करता, और अचानक से वहां पर 22 लाख का किला हो। तो ये क्या था अचानक से? तो वो अपने समय को कोई याद नहीं रखता, लेकिन जब जनता के फायदे की बात जब सरकार करती है, तो वहां पर ये अपने अननेसेसरी एक और प्रोपेगेंडा खड़ा कर देना, वो एक इनकी आदत बन चुकी है कि कोई भी अच्छा काम सरकार करे, वहां पर आकर के तुरंत वहां पर कुछ ना कुछ बोल देना है, ताकि मीडिया में लगातार बने रहे, जनता के बीच कुछ ना कुछ ये लोग कहते रहे, क्योंकि तार्किक बातें इनके पास नहीं है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को कोई आपत्ति है तो वो बताएं, या उनको पर्सनल क्या परेशानी है वो बताएं, लेकिन ऐसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने ऐसा कुछ भी बताने से तो नहीं कहा। ये जरूर कहा कि भाई
ये बढ़ जाने से ये होगा, महंगाई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि हमने जो महंगाई दर है उसके साथ भी कंपैरिजन करके एक फार्मूला बनाया है और उस फार्मूले के तहत ये सारी चीजें बढ़ाई गई हैं। आपके ग्राफिक्स के माध्यम से भी मैं देख पा रहा था कि 145 जो % बढ़ोतरी है वो बादशाहपुर में। अगर हम पहले के बादशाहपुर को देखें, आज के बादशाहपुर को देखें, जहां पर बहुत सारे बिल्डर्स आ गए हैं, जमीनों के रेट बहुत आसमान छू गए हैं, तो वो जो किसान है जिसके पास जमीन बची हुई है, किसी की और जमीन बची हो, वो सस्ते में क्यों रखे? उसका भी तो कलेक्टर रेट बढ़ना चाहिए। अगर 145 रुपए के % के हिसाब से बढ़ा है, तो उन जमींदारों को, जो हमारे गरीब साथी हैं जिनकी जमीन वहां बची हुई है उन बिल्डर्स के बीच, उनको कितना फायदा होगा? और जब उनकी जमीन को अगर बिल्डर्स लेंगे या सरकार अधिकृत करेगी तो वो कितना अच्छा मुआवजा उनको मिलेगा। तो ये सीधा सीधा ठीक है, किसानों के लिए, आप ये कह रहे हैं और कि जिनके किसानों के लिए और लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस पर बेवजह की राजनीति। ओंकार जी, जी। ओंकार सिंह जी। आयुष जी, ये बेतुकी बात है कि जनता को फायदे के लिए किया। जनता की तो इस सरकार को परवाह ही नहीं। देखिए, हर साल कलेक्टर रेट बढ़ाते हैं, कारण तो बता दीजिए, आपके पास क्या फार्मूला है? कहने को तो बहुत बढ़िया बात कही, इन्फ्लेशन के साथ, मार्केट वैल्यू के साथ इन्होंने लिंक किया। कोई फार्मूला है तुम्हारे पास? 145% बादशाहपुर में बढ़ा दिए। और सबसे बड़ी बात है, इस बार हर बार जब भी रेट बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन और आम सोशल वर्कर से सुझाव मांगे जाते हैं, दावे मांगे जाते हैं। इस बार कुछ ऐसा नहीं किया। पहले मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि इस बार रेट नहीं बढ़ेंगे, फिर एकदम से बढ़ा दिए। और देखिए आयुष जी, 3% स्टाम्प ड्यूटी लगती थी ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चर के लैंड के ऊपर, 5% लगती थी जेंट्स के लिए। इन्होंने, इस सरकार ने पिछले टाइम में, पिछली टेन्योर में 3% से बढ़ाकर 5% कर दी और 5% से बढ़ाकर 7% कर दी। आप इसको डाउन क्यों नहीं करते? आपको कलेक्टर रेट बढ़ाने का शौक है, आप बढ़ाइए, 100% बढ़ाइए, 200% बढ़ाइए। 7% कलेक्टर रेट को जो आपने रखा हुआ, आप क्या तर्क दे रहे हो कि जो व्यक्ति महंगी खरीद रहा है उसकी रजिस्ट्री अच्छी हो जाएगी, पूरे पैसे की हो जाएगी? तो भाई आप कलेक्टर रेट को बढ़ा रहे हो, आप स्टाम्प ड्यूटी को कम कर दो। 7% स्टाम्प ड्यूटी ले रहे हो, एक जमीन जो 6 या 7 बार बिकती है वो सरकार की हो जाती है। ये क्या सिस्टम है? 7% की बजाय कर दो 2% स्टाम्प ड्यूटी, क्या दिक्कत है आपको? आप बढ़ा दीजिए, 200% बढ़ा दीजिए कलेक्टर रेट, उसको मार्केट वैल्यू के साथ बराबर कर दीजिए, किसी को कोई इतराज नहीं होगा। और मेरे भाई देखिए कैसे झूठ बोल रहे हैं। ये कहते हैं, मैंने अपने दोस्तों से पूछा, भाई उससे पूछो जिसने रजिस्ट्री करानी है, जिसकी 31 तारीख या 30 जुलाई को रजिस्ट्री होनी थी, अब उसकी जब 4 तारीख को रजिस्ट्री होगी तो उससे पूछो उसको कितना नुकसान होगा। क्या दिया क्या आपने? क्या फार्मूला तय किया आपने? ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, जब से प्रदेश सरकार आई है, इन्होंने जनता से वायदा किया था कि हम रजिस्ट्री खोलेंगे, आज तक इन्होंने रजिस्ट्री नहीं खोली। आप रजिस्ट्री तो खोलिए। आप कलेक्टरेट बढ़ाने के ऊपर जोर दे रहे हो और रजिस्ट्री जब बात आती है आप कहते हो ये अवैध कॉलोनी है। एक गरीब व्यक्ति जो 4,000-5,000 रुपए गज की जमीन खरीदना चाहता है, ये बताएं सरकार कहां खरीदे? आज तक इन्होंने 11 साल हो गए इनको सत्ता में आए, एक भी सेक्टर इन्होंने हुड्डा का डेवलप नहीं किया तो बता दो कहां डेवलप किया? कहीं चांद में कर दिया हो, कहीं मंगल ग्रह पे इन्होंने सेक्टर बना दिया हो तो पता नहीं। हरियाणा में इन्होंने एक भी सेक्टर डेवलप नहीं किया। अब अगर कोई सेक्टर में प्लाट लेता है, आयुष जी आज किसी भी सेक्टर में ले लो, किसी भी शहर में ले लो, 70,000 रुपए 80,000 रुपए गज प्लाट का रेट है। क्या गरीब आदमी जो 50 गज का प्लाट लेना चाहता है अपना आशियाना बसा सकता है? नहीं बसा सकता अपना आशियाना। गरीब आदमी को चाहिए 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए गज का प्लाट। और मेरे भाई इनसे ये तो पूछिए कि ऐसी कोई व्यवस्था है जो गरीब आदमी को 50 गज, 60 गज, 100 गज का प्लाट उपलब्ध कराने के लिए आपने बनाई हो? आपने जहां प्लाट सस्ते हैं, जहां गरीब आदमी अपना आशियाना बना सकता है, वहां पिछले 20 साल से रजिस्ट्री बंद पड़ी है। 5 जून 2006 को हुड्डा की सरकार आई थी, उसने रजिस्ट्रियां बंद करी थी और बीजेपी सरकार ने आने से पहले कहा था हम वैध और अवैध कॉलोनी का अंतर खत्म करके रजिस्ट्री खोल देंगे। आज तक इन्होंने रजिस्ट्री नहीं खोली। इसके साथ ही जो प्रॉपर्टी का धंधा है ऑलरेडी बहुत मंदा चल रहा है। उसका कारण है, एक तो वैध के नाम रजिस्ट्रियां बंद है, और दूसरा यहाँ पे ना तो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है ना विल रजिस्टर होती है। पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर कराने के लिए फरीदाबाद जाना पड़ता है,
गाजियाबाद जाना पड़ता है, नोएडा में जाना पड़ता है, इधर से हिमाचल में खुली है और वही पावर अटॉर्नी आके हरियाणा में लागू हो जाती है। कितनी विडंबना है, क्या सरकार को नजर नहीं आता? इनकी आंखें बंद है। मेरे भाई जरा प्रॉपर्टी डीलरों की व्यवस्था सुनो, जाके मार्केट में देखो पोजीशन क्या है। आपने अगर कोई प्लाट खरीद लिया, रजिस्ट्री बंद है, 10 साल से रजिस्ट्री नहीं हुई और पीछे से बेचने वाले को कोई परमात्मा ना करे, कोई दुर्घटना हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। आप क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था करते? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि व्यवस्था नहीं है, और दूसरा ये है कि ये सीधे तौर पर आम जनता के ऊपर एक तरीके का ये बोझ है। ठीक है, सुखबीर जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इनको कांग्रेस पार्टी की ओर से। मैं सुखबीर जी का रुख कर लेता हूं। सुखबीर जी, बहुत स्वागत है आपका। सुखबीर जी, ये जो रेट बढ़ाए गए कलेक्टर रेट, इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पंकज बेनीवाल जी का कहना है ये तो भाई अच्छी बात है, हम अगर हम सर्कल रेट बढ़ा रहे हैं तो इससे अच्छा मुआवजा मिलेगा, ये किसानों के लिए, आम जनता के लिए तो हित का फैसला है, इस पर क्यों राजनीति कर रहे हैं आप लोग? सुखबीर जी। आयुष जी, जो सर्कल रेट बढ़े निश्चित तौर पे ये जन विरोधी फैसला है। इससे निसंदेह आर्थिक जो असमानता पहले ही बहुत ज्यादा है उसमें वृद्धि होगी, और दूसरी बात यह है कि ये गलत समय पे लिया गया निर्णय। ये जिस तरह से आज यहाँ प्रॉपर्टी का कारोबार, जैसा भी ओंकार सिंह जी बता रहे थे, पहले ही इनके आने के बाद किस प्रकार से उसमें बहुत मंदी चल रही है, और इसमें जो काले धन का प्रयोग बढ़ा है हरियाणा की सभी प्रॉपर्टीज में, वो आपसे या हरियाणा प्रदेश के किसी भी व्यक्ति से छिपा हुआ नहीं है। सामान्य व्यक्ति यहाँ हरियाणा में अपनी जरूरत के लिए कोई खरीद फरोख्त नहीं कर सकता। यहाँ बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, वही सारी प्रॉपर्टी का इधर का उधर कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, पंकज बेनीवाल जी भी मानेंगे, ओंकार सिंह जी मानेंगे, जो हरियाणा के प्रॉपर्टीज की खरीद फरोख्त में निरंतर काले धन का अभाव है, उस पर कोई अंकुश नहीं है, और ये आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण है। इन पे ध्यान देने की जरूरत है। और एक सामान्य व्यक्ति भी अगर कोई 50 गज का आशियाना बढ़ाना चाहता है तो उसके हाल क्या होंगे आप स्वयं समझदार हैं। ओंकार सिंह जी कह रहे थे कि इन्होंने हुड्डा का कोई सेक्टर नहीं बनाया। देखिए, जरूरत के मुताबिक सेक्टर बनाने चाहिए, लेकिन ये सेक्टर क्यों बनाएंगे उसका मैं कारण बताता हूँ। यानी क्यों नहीं बनाएंगे, ये इसलिए नहीं बनाएंगे कि निरंतर 11 वर्षों से जो इनका अवैध कॉलोनियों का निर्माण कितनी दुर्दांत गति से चल रहा है, और वो बिना सरकारी संरक्षण के संभव नहीं है। आप किसी भी शहर में चले जाए, हरियाणा के शहरों में, और अब तो ये बीमारी गांव में भी चली गई है, किस प्रकार से अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है। कितने हजारों हजार कॉलोनियां ऐसी हैं जो सरकार के संरक्षण में फूली फली है, नाम मात्र का दिखावा करते हैं, और जो तोड़फोड़ की भी कार्रवाई करते हैं डीटीपी के माध्यम से, वो भी सिर्फ लिबाप होती है, उसमें भी कुछ नहीं है। ये सारा का सारा इन विषयों के दृष्टिगत एक कोई तरीके से कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए कि भी सर्कल रेट में कहाँ किस लिहाज की जरूरत है। और ये जो जिस तरह से, मैं तो पुनः कहूंगा, अवैध काले धन का जो प्रभाव है उसको रोका जाना चाहिए। ये सर्कल रेट बढ़ाने से बीमारी ठीक नहीं होगी। बेनीवाल जी, जवाब दीजिए। देखिए, अभी इन्होंने काले धन का जिक्र किया, और शायद सुखबीर तंवर जी तब जुड़े हुए नहीं थे। मैं भी यही कह रहा था कि सर्कल रेट 15,000 रुपए गज है और प्रॉपर्टी बिक जाती है 1 लाख रुपए गज। अगर वो सर्कल रेट ही 25-30 हजार होगा तो जो काला धन का जो जिक्र कर रहे हैं वो क्या होगा, वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट होगा। वो लोग उतने की स्टाम्प ड्यूटी खरीदेंगे, उतने के अपने चेक्स देंगे, जो पैसा इधर से उधर होता है। तो जो सुखबीर तंवर जी की परेशानी है, वो परेशानी का जो मैंने पहले भी बताया कि उसी को खत्म करने के लिए, क्योंकि जनता को ये पता होना चाहिए कि मेरी जमीन की मार्केट वैल्यू इतनी है और मैंने दे दिया 1 लाख रुपए गज, तो वो मार्केट वैल्यू से डाउन करके एक न्यूनतम वैल्यू जिससे सभी का समान भाव के साथ काम हो, उसके लिए। अभी ओंकार सिंह जी ने कहा कि गरीबों को तो कुछ नहीं किया। भैया, गरीबों को तो प्लॉट भी बांटे गए, गरीबों को मकान भी बना कर दिए गए। अगर आपको नहीं दिखे, आप नहीं देखना चाहते, आपने आंखें मूंद ली हैं उन गरीबों के लिए, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कहाँ मिले मेरे को बता दीजिए, मैं देख लूंगा। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। प्लीज एक बात, आपने कहा गरीबों को दिए, अंबाला कैंट में कहाँ दिए मेरे को बता दो। मैं अभी सर्च करके बता दूं, अभी बता दूंगा, अभी थोड़ी, प्लीज आप बिल्कुल डन है।
अब इन्होंने कहा कि कॉलोनियां तो बन जाती, कॉलोनियों को अप्रूव किया गया। जो इनके कार्यकाल में, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कार्यकाल था, उसको डीलरों का कार्यकाल कहा जाता था कि भाई डीलर्स की उसमें मौज थी। और दोनों ही साथियों ने, विपक्ष के दोनों साथी डीलर्स की चिंता करके यहां बैठे हैं, आम जनता की चिंता नहीं है। दोनों ने कहा कि डीलर्स की चिंता नहीं है, डीलर्स से बातचीत नहीं की, क्योंकि दोनों की सरकारों में डीलर्स को बड़ा ऊपर रखा जाता था। और हम भाई आम मैंने जनता को समाज आगे से रखते भी हैं। बोला, मैंने अरे, समाज से भी साथ में बोला। ओमकार आप सिंह एक जी, पॉइंट ना लीजिए, देखिए टीवी पे ओमकार बैठे सिंह हैं। जी, मैंने ओमकार बोला सिंह जी, समाज से मेरे भी भाई, और प्रॉपर्टी डीलरों से बात तो मैंने ओमकार, देख लीजिए दोबारा लिंक देख लीजिए। ओमकार सिंह जी, मैं आपके बीच में बोलूं अच्छा लगे? नहीं ना, आप और हम बड़ी अच्छी डिबेट करते हैं आजकल। बेनीवाल जी, तो आप बेनीवाल जी मेरी गलत बात ना का जवाब बोलिए। देंगे? मैंने आपके बोला समय में समाज से आपको, भी संस्थाओं ठीक से है बात। ओंकार जी, आपके ओंकार जी समय में ठीक है, अभी आपको आप जवाब मौका ले रहे हैं, मिलेगा, जवाब आप लेते बोल हैं। बेनीवाल जी तो बताइए। दोनों का आयुष जी, प्रॉपर्टी डीलरों की बड़ी चिंता है। दोनों को यह चिंता नहीं है कि आम जनता कैसी है। सुखबीर तंवर जी ने तो बार बार डीलर 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 रखा, क्योंकि डीलरों की सरकार रही है इनकी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के कार्यकाल में कहते थे डीलर्स तो मौज में रहेंगे, हेलीकॉप्टर में घूमेंगे। ऐसे काम ये लोग करते थे। और इनकी जो द्वारा अनधिकृत जो अनअप्रूव्ड कॉलोनियां थी, उन सारी कॉलोनियों को अप्रूव करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इस सरकार ने आने के बाद कितनी हजारों कॉलोनियों को अप्रूव किया है, वहां पर सीवर लाइन, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, वो सारी की गई नहीं, है। लेकिन बेनीवाल जी, लेकिन ओंकार जी ने ये भी तो साथ जी, में कहा ना कि भाई आप जो ड्यूटी लगा रहे हैं, स्टैंप ड्यूटी, उसको कम करिए, फिर सर्किल रेट बढ़ा दीजिए। ये आप कर नहीं रहे हैं। और दूसरा, ये रजिस्ट्रियां आपने खोली नहीं है, फिर कैसे आम जनता को राहत मिलेगी? अभी जब आपके ग्राफिक्स के माध्यम से देख रहे थे, या डॉक्टर सुमित्रा की आपने दिखाया, या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का दिखाया, तो यही हुआ कि 1 तारीख से नए सर्कल रेट लागू होंगे और 2-3 दिन के बाद सारा चीजें पोर्टल पे आकर के रजिस्ट्रियां खुल जाएंगी। ये आपकी, मैं पूरी डिबेट के दौरान शुरू से लेकर अभी तक देख पाया कि आप लोगों ने ये भी चलाया कि 2-3 दिन के ऊपर ये सारे सर्कल रेट पोर्टल्स के ऊपर अपलोड हो जाएंगे और वहां से फिर रजिस्ट्रियां होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपने ही चलाया कि रजिस्ट्री बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। मैं भी यही कह रहा हूं कि बहुत जल्द हरियाणा की जनता की जो रजिस्ट्रियां हैं, जो विलंबित है, वो सारी की सारी बहुत जल्द होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारी सरकार सिर्फ गरीबों के लिए काम कर रही है, और जनता के पैसे का जो उनको असल वैल्यू है वो उनको पता हो, उनको लूटा ना जाए, डीलरों के द्वारा वो लूटे ना जाए, इस तरीके का जो एक प्रावधान बनाया वो हमारी सरकार ने बनाया। हमारी सरकार हमेशा उत्थान के काम करती है, किसी का पतन का काम नहीं करती कि किसी को पीछे खींचा जाए। हाँ, ये लोग अगर सिर्फ उन चंद डीलरों की ये लोग बात करते हैं, वो अगर उन डीलरों के साथ ये रहना चाहते हैं, तो देखो हम ऐसा नहीं है कि वो डीलर भी हरियाणा की नागरिक हैं। हर एक का फायदा होगा, हर एक को बढ़िया काम मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ जनता की ना सोच के मात्र उन 2-4% डीलर्स की ठीक है, सोचे, लेकिन ये बेनीवाल बहुत जी, ही ये भी गलत। पूछा गया भाई ये क्या फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर आप लोग को ये पता चल जाता है और फिर इस तरह से आप लोग जो बढ़ोतरी है वो मनमाने तरीके से कर देते हैं? फॉर्मूला बताइए। देखिए आयुष जी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हमने महंगाई दर को देखते हुए, उन सब सूचकांक को देखते हुए, उन सब चीजों का मिश्रण करते हुए फॉर्मूले के तहत, इसीलिए तो अब जैसे बादशाहपुर का ग्राफिक था आपका कि भाई 145% की बढ़ोतरी है, आप ही का ग्राफिक था कि भी सिरसा के अंदर 98% ग्रोथ। तो दोनों में, दोनों का जो डिफरेंस है, सिरसा कहां है, बादशाहपुर कहां है, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है। तो दोनों का जो सर्कल रेट की बढ़ोतरी का जो प्रतिशत है, वो भी दोनों का अलग अलग है। तो फॉर्मूला बना करके है कि भाई वहां पर इतना बढ़ेगा और बादशाहपुर में इतना जमीन का रेट हो चुका है, जो मार्केट वैल्यू है जमीन की वो इतनी ज्यादा है, उसके हिसाब से वो सर्कल रेट वहां पे इतना होना चाहिए। तो सीधी सीधी सी बात है कि जनता को सीधा फायदा, जमींदारों को सीधा फायदा, किसानों को सीधा फायदा और आम जनता को सीधा फायदा हो। जो सुखबीर तंवर जी ने काले धन का जिक्र किया, उस काले धन को भी व्हाइट मनी के अंदर कन्वर्ट करने का एक बहुत बड़ी पहल है। शायद सुखबीर तंवर जी जो पॉइंट था इसको समझ गए कि भाई काले धन को रोकने के लिए भी ये एक बहुत बड़ा फार्मूला हरियाणा के अंदर अडॉप्ट कर लिया गया है। और जो लोग लाख रुपए गज ले लेते थे, जमीन 15,000 रुपए गज दिखा देते थे रजिस्ट्रियों के, वो सारे जो झोल जाल हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। और हरियाणा की जनता को, हरियाणा के किसानों को जो मुआवजा राशि मिलने वाली है इस सर्कल रेट के बढ़ने के बाद, वो कहीं बेहतर होगी। कहीं रेलवे लाइन पास होती है, कहीं पर रोड लाइन पास होता है, कहीं पे सरकारी कोई और चीज आ जाती है, कोई बिजली का प्लांट लगाना पड़ता है, वो जब जमीनें ली जाती हैं तो सर्कल रेट के हिसाब से उनको बहुत अच्छा मुआवजा मिलेगा। तो ये सीधा सीधा हरियाणा की जनता को फायदा पहुंचाने का काम, कहीं से इसमें कोई नुकसान नहीं। ठीक है ओंकार जी, ओंकार जी। आयुष जी, मेरे भाई कह रहे हैं हमने भले का काम किया। ये कह रहे हैं जब कहीं जमीन एक्वायर होती है तो किसान को ज्यादा पैसे मिलेंगे। एक वर्ष में पूरे हरियाणा में
ऐसे 100 किसान भी नहीं होंगे जिनकी जमीन एक्वायर होगी। 100 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। आप उसके लिए उन 100 किसानों के फायदे की बात करते हो और आप सारी जनता को रगड़ने के लिए तैयार होगे, सारी जनता के ऊपर बोझ डालने को तैयार होगे। 145% तक नहीं, आपने ओंकार सिंह जी, मैं लाइन भूल गया। आपने कहा कि प्रॉपर्टी 6 बार 7 बार बिक जाती है। क्या आपके कार्यकाल नहीं, क्या आपके कार्यकाल में नहीं बिकती थी? जमीनें आपके कार्यकाल में कितनी बार बिकती थी? आप इसका आंकड़ा दे सकते हैं? आप आंकड़ा दे सकते हैं कि आपके कार्यकाल में जमीनें कितनी? मैं आपसे पूछना चाहूं, आपने हमारा बता दिया कि एक ही जमीन 6-7 बार बिक जाती है और जमीन सरकार की हो जाती है, ऐसा आपने कहा। आपके कार्यकाल में अरे मेरे भैया, आपके कार्यकाल में ये पूछना है, मेरा ये पूछना है कि आपके कार्यकाल में जमीन नहीं बिकती थी क्या? क्या एक जमीन एक ही बार बिकती थी? ऐसा कोई नियम था आपके पास? एक जमीन 10 बार बिके, 20 बार बिके, ऐसा कोई फार्मूला आपने बना रखा था क्या? चलिए ठीक है, अभी ओंकार जी, अब ठीक है बेनीवाल, जमीन है वो ओंकार सिंह, ठीक है बेनीवाल जी, अभी ठीक है, अभी ओंकार जी, बेचे, ठीक है ओंकार जी। आयुष जी देखिए, अगर तो ऐसी डिस्टर्ब करना है तो गलत बात है। मैंने ये बोला कि अगर एक जमीन 7 बार बिक जाती है, 8 बार बिक जाती है, तो जमीन सरकार की हो जाती है। मैंने ये तो बोला ही नहीं कि इनके सरकार में बिक रही है। आज मंदे की दौर से गुजर रहे हैं सारे के सारे। मैंने ये तो बोला ही नहीं कि इनकी सरकार में 7 बार बिक रही है, मैंने नहीं बोला। और पहले भी आपने मेरा नाम लेकर मैं तो इतना कहना चाहता हूं, फिर वही बात हो रही है। कम से कम 1 मिनट मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। आप एक बार अपनी डिबेट देख लेना। आपने बोला, आपने ही बोला, इसलिए मेरे पॉइंट आउट किया। ठीक है बेनीवाल जी, ठीक है, चलिए ओंकार जी, इनको बुलवा लीजिए पहले, फिर मैं बोलूं। बोलिए। नहीं, मुझे आदत बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसे पीछे बोलने की आदत है ही नहीं। फिर देखिए, अब ना बोलना, मेरे को 2-3 मिनट दे दीजिए, उसके बाद आप जो बोलोगे आपकी मर्जी। मैं ये कहता हूं, आज गरीब आदमी प्लाट खरीदने के लायक ही नहीं। आप काले धन की बात कर रहे हो। अरे गरीब आदमी के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। आप कह रहे हो महंगाई की दर से हमने जमीन की दर को लिंक कर दिया, यही बोला आपने। अरे महंगाई की दर का जमीन की दर से क्या ताल्लुक आता है? रोजमर्रा की चीज खाने वाली, राशन, आटा, दाल, चीनी, ये हम रोज खाने वाली वस्तु है। क्या जमीन खाने वाली वस्तु है? इसको क्या महंगाई की दर से लिंक किया जा सकता है? मैं मान जाऊंगा आपकी बात, मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा। आप मेरे को बता दो महंगाई की दर से कैसे लिंक किया आपने। मैं पढ़ा लिखा बंदा हूं, वो नहीं है, बेवकूफ नहीं है। आप जनता को समझे जैसे समझते हो। महंगाई की दर के साथ जमीन का रेट कैसे लिंक हो सकता है? कोई ऐसा सूचकांक ही नहीं है, कोई इंडेक्स ऐसा नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, आप जमीन के रेट बढ़ाइए, आप कलेक्टर रेट का रेट बढ़ाइए, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी का रेट जो 7% हरियाणा में है, पहले 5% और 3% था, आप इसको डाउन कीजिए। आपको अगर इतनी चिंता है गरीब आदमी की कि उसकी रकम वाइट हो जाए, तो आप स्टाम्प ड्यूटी का रेट कम कर दीजिए। 7% के बजाय 3% कर दीजिए। जो व्यक्ति 1 लाख रुपए गज खरीदेगा ना, वो पूरी स्टाम्प ड्यूटी देकर खरीदेगा। आपके रेट ही इतने ज्यादा है, 7%, 5%, ये कम होने चाहिए, पहली बात। दूसरा, गरीब आदमी लेता है गरीब कॉलोनी में, जहां पे जमीन का रेट 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए गज होता है। अब आपने हुड्डा का सेक्टर क्यों नहीं काटा अभी तक, ये मैं बताता हूं। आप प्राइवेट बिल्डरों को बढ़ावा देते हो। अगर हुड्डा का सेक्टर कटेगा, प्राइवेट बिल्डरों की जमीन कौन खरीदेगा? क्योंकि हुड्डा के सेक्टर में जाने की कोशिश करेंगे। आपकी पॉलिसी क्या है? आप जितने भी काम कर रहे हो, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हो। आप प्राइवेट बिल्डरों की कॉलोनियों को अच्छा चलाने के लिए हुड्डा का सेक्टर नहीं काट रहे। अब एक गरीब आदमी अगर 5,000 रुपए गज वाली कॉलोनी में खरीदता है, तो आप मेरे भाई ये तो बता दो, 5,000 रुपए गज आपकी नजर में कौन सी अप्रूव्ड कॉलोनी है? कोई हरियाणा के अंदर कोई एक कॉलोनी जिसमें 5,000 रुपए गज हो और वो अप्रूव्ड हो? मैं ये कहता हूं, अगर आप गरीब आदमी का भला करना चाहते हो, तो आप वैध अवैध का चक्कर छोड़ दीजिए। आप वैध अवैध को छोड़ के सारी तरह की रजिस्ट्री खोल दीजिए। आपने कलेक्टर रेट बढ़ा दिया, स्टाम्प ड्यूटी के परसेंटेज कम कर दीजिए। और जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसको कराने के लिए हमें हिमाचल और यूपी जाना पड़ता है, उस पावर ऑफ अटॉर्नी को हरियाणा में खोलिए, विल को खोलिए। वसीयत भी यहाँ पर रजिस्टर नहीं करते हैं, और यही भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। वास्तव में आप समाज का, गरीब आदमी का अगर भला करना चाहते हो बेनीवाल जी, तो आप सब प्रकार की रजिस्ट्री खोलिए, स्टाम्प ड्यूटी की दर कम कीजिए, स्टाम्प ड्यूटी कलेक्टर रेट बढ़ाइए, हमें कोई इतराज नहीं। आप कहते हो 1 लाख रुपए गज और 15,000 रुपए गज की रजिस्ट्री होती है, आप 1 लाख रुपए गज की रजिस्ट्री कर दो।
लेकिन स्टाम्प ड्यूटी 2%, 2.5%, 3% तक लिमिट कर दीजिए, ताकि कोई भी व्यक्ति जो 1 करोड़ की चीज खरीदे वो सोचे यार 1 करोड़ की रजिस्ट्री कराइए। आप ब्लैक मनी के यूज को खत्म करना नहीं चाहते, क्योंकि ब्लैक मनी किसके पास है? आज के दिन में जो सत्ता पक्ष है उनके पास ब्लैक मनी है। आम आदमी के पास तो रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, आप ब्लैक मनी की बात करते हो। ब्लैक मनी तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके पास है। हुड्डा का सेक्टर क्यों नहीं काटा ये जरूर बताना अपनी बारी में। आज अगर हुड्डा के सेक्टर कटे, हुड्डा का कलेक्टरेट और उसके बीच में कोई अंतर नहीं होता। हुड्डा के कलेक्टरेट वही होती हैं जो गवर्नमेंट देती है, इसमें तो कोई अंतर होता नहीं। आप हुड्डा के सेक्टर काटिए, प्राइवेट कॉलोनियां जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, जो डीटीपी महोदय की ना कारगुजारी के कारण डेवलप हो जाती हैं, उनको अप्रूव कीजिए। आगे से कानून सख्त कर दीजिए ताकि कोई भी अनअप्रूव्ड कॉलोनी ना कट सके। लेकिन अफसोस की बात है, आपको जनता की सहूलियत का कोई ध्यान नहीं है। आप कहते हो आपका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, कोई भी बात होती है आप रेवेन्यू बढ़ाने की बात करते हो, जनता की सहूलियत की बात नहीं करते। मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि सरकार आप, मेरा आपसे निवेदन है, पिछले 11 साल में आप 11 बार से ज्यादा रेट बढ़ा चुके हो। इस बार जो रेट बढ़ाए हैं बिल्कुल गलत है, कोई दावे कोई आपत्तियां नहीं लिए गए, ये रेट वापस लिए जाए। और वैसे भी 1 अगस्त से बढ़ाने का तो कोई मतलब होता नहीं है, 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर लागू होता है। 1 अप्रैल से रेट बढ़ाने चाहिए, 1 अगस्त वाले रेट वापस करके 1 अप्रैल को नए रेट लागू किए जाए। ठीक है, सुखबीर जी। देखिए आयुष जी, जिस प्रकार से डॉक्टर पंकज ने कहा, गरीबों की बात कर रहे थे, प्लाट देने की बात कर रहे थे, मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, अगर इन्होंने गरीबों को एक भी प्लाट दिया हो, गरीबों को प्लाट दिया कांग्रेस सरकार ने, 100 गज के प्लॉट दिए और पंजीकृत करवा के उनके नाम रजिस्ट्री जैसे करवाई। हाँ, उनमें से कुछ एक प्लॉट जो किसी कानूनी अड़चन से किसी दूसरी वजह से रह गए थे, वो इन्होंने जरूर उनको दे के वाई लूटने का प्रयास किया है। इनकी किसी भी गरीब को कोई प्लाट देने की कभी कोई योजना नहीं थी, ये धरातल की सच्चाई आपको बता रहा हूं। इसके अलावा जो अवैध कॉलोनीज की बात कर रहे थे, मैं आयुष जी दावे से कहता हूं, जहां जिस क्षेत्र से मैं और डॉक्टर पंकज आते हैं, ये विगत के 11 वर्ष का उस पूरे जितने भी शहर हैं आजू बाजू के, उन सबका अपनी अंतरात्मा से बता दें, क्या पहले कितना अवैध निर्माण था, कितनी अवैध कॉलोनियां, सिर्फ आज क्या हाल है। सिर्फ झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, धरातल की सच्चाई को डॉक्टर साहब स्वीकार करें। निश्चित तौर पे 11 वर्षों में जो अवैध कॉलोनियों का मकड़ जाल यहाँ पैदा हुआ है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, और सरकार का इसमें सीधा संरक्षण रहा है। और किस प्रकार से खासतौर पे गुड़गांव की बात करें या एनसीआर की बात करें, किस प्रकार से तहसीलदार नायब तहसीलदारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, किस प्रकार से अरेस्ट भी हुए थे, वो आपकी सरकार का ही विषय है। ये अपने आप में इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि राजस्व विभाग में घोटाला था, घोटाला है, और आप अब निरंतर उस घोटाले को बढ़ा रहे हैं। एक और आप सर्कल रेट की बड़ी बात कर रहे थे, हम दोनों एक ही शहर से आयुष जी, मानेसर 1810 एकड़ का विवाद आपने सुना होगा जरूर, कई बार आप के साथियों ने कवर किया है। जी। वहां पे जो किसानों की बड़ी हितैषी की बात करते हैं, वहां का जो मार्केट वैल्यू है मानेसर के आसपास के क्षेत्र में 10 से 20 करोड़ रुपए मार्केट वैल्यू है प्रति एकड़। और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है, उसको 55 लाख प्रति एकड़ पे उसको अधिग्रहण करने पे तुली हुई है। वो कार्रवाई आज भी जारी है और लगभग 4 वर्ष से किसान निरंतर धरने में बैठा है। ये धरातल की सच्चाई है, ये सारा उसी से जुड़ा हुआ मामला है, इन पे इनको कुछ नहीं कहना है। मैं कहूंगा आयुष जी कि जो ओंकार सिंह जी बात कर रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को लूट के सरकार चलाना चाहते हैं, लोगों पे भार लादना चाहते हैं, और उसी से जो ये सर्कल रेट बढ़ा रहे हैं। चलो अगर जरूरी है सर्कल रेट बढ़ा रहे हैं तो फिर आप कम करें ना, उसकी स्टाम्प ड्यूटी कम करें। आप तो अपना वो कर रहे हैं, अगर स्टाम्प ड्यूटी कम करेंगे तो भी तो ब्लैक, जिसका ब्लैक है उसका पता लगेगा, जिसका व्हाइट है पता लगेगा कितना पैसा का ट्रांजेक्शन हो रहा है। निश्चित तौर पे आपकी गलत दलील है। आप इस जनता को इस महंगाई के दौर में कोई राहत नहीं देना चाहते, और अतीत में आपका इतिहास है
कि आप हमेशा पूंजीपतियों के पोषक रहे और ये भी किसानों से जुड़ा हुआ विषय, किसानों के शोषक रहे। और इसके अलावा जो अवैध धन की मार है, खासतौर पे एनसीआर में, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। ठीक है बेनीवाल जी, ठीक है बेनीवाल जी, जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, एक मिनट तंवर साहब, बेनीवाल जी। आयुष जी, अभी तंवर साहब बड़ा प्रॉपर्टी डीलर और ये कलेक्टर रेट में बात कर मैंने अरे रुको, अरे सुनो, नहीं आपने पिछले में बोला था, और भी बोलेंगे, पिछले में डीलरों की सरकार आप लोगों ने चलाई है 10 साल लगातार, 2004 से 14। और गुरुग्राम के अंदर 60 हुआ करते थे, आज 100 से ज्यादा हो गए। पहले सेक्टर 60 हुआ करते थे, आज 100 से ज्यादा हो गए। सारे डीलरों को बेचे आप लोगों ने। एक भी अगर आप लोगों ने बसाया हो तो बता दो। आपके कार्यकाल में आपके, अरे मैं बताता हूं, हमारे कार्यकाल आपने हुड्डा को बेच दिया, आपने एसपीपी को गिरवी दिया। चलिए, अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा यहीं समाप्त कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का आप लोग हिस्सा बने। तो सर्कल रेट यानी कि कलेक्टर रेट आप देख रहे हैं कि बढ़ा दिए गए हैं, और इस रेट बढ़ोतरी के बाद मेरे सहयोगी गुलशन ने लोगों के साथ खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा में आज से सर्कल रेट बढ़ गए हैं और सर्कल रेट के हिसाब से ही रजिस्ट्रियां हो रही हैं। मैं इस समय गुड़गांव तहसील में मौजूद हूं, जो कि गुड़गांव तहसील में यहां पर तमाम लोग रजिस्ट्री कराने पहुंचते हैं और आज सर्कल रेट के हिसाब से वो रजिस्ट्री करा रहे हैं। हालांकि गुड़गांव जिले में गुड़गांव तहसील, वजीराबाद तहसील, कादीपुर तहसील, तो ये तहसीलें आती हैं और जहाँ पर रजिस्ट्रियाँ की जाती हैं, अलग अलग इलाकों से रजिस्ट्रियाँ की जाती हैं। लेकिन आज जो लोग हैं वो नए सर्कल रेट के हिसाब से अपनी रजिस्ट्रियाँ करा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। नए सर्कल रेट बढ़े हैं, क्या कहेंगे सर्कल रेट बढ़ने के साथ? सर्कल रेट में बढ़ने का पहले ही इतना जबरदस्त रेट हो रहा है सर्कल रेट का, और जो गवर्नमेंट के खजाने भरे जा रहे हैं उसको तो बात यह है कि जी सड़क है, पानी है, वर्षा है, इसका कोई भी इंतजाम है नहीं, और खजाने भरपूर हैं और पब्लिक के लिए कोई सुविधा नहीं है। गुड़गांव के अंदर अगर घर से निकलोगे, बिल्कुल शिवाजी नगर हमारे यहाँ तक 2 घंटे लग गए यहाँ तक आते हैं। और सर्कल रेट जितना मर्जी बढ़ाओ, पहले भी महंगाई की मार लग रही है और अब और लगा देंगे। 10 से 25% तक बढ़े हैं सर्कल रेट। जेब पर असर पड़ा है? मैं कह रहा हूँ जेब में है ही नहीं असर का। बात की है कि भाई अब जेब में रहेगा है, सरकार ने सारे को दिए पैसे। तो अब रही बात है कि जब जमीन होएगी, सर्कल जब तो पैसे होंगे जब तो जमीन लेंगे। अब सर्कल रेट बढ़ाए जाओ, अब हमारे पास तो है नहीं बढ़ाने चाहिए सरकार। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं बढ़ाने चाहिए और घटाने चाहिए। तो जमीनों के रेट भी तो बढ़े हैं। फिर कहाँ बढ़े हैं, किसके बढ़े हैं? उनके बढ़े हैं जिनकी पड़ी जो पैसे सस्ते में लूट गया, उनके क्या बढ़े हैं? हमारा तो बात यह है कि पिताजी बेच के चला गया था, आज हम समझते हैं। आप क्या कहेंगे, नए सर्कल रेट बढ़े हैं, किस तरह से देखते हैं सर्कल रेट बढ़ने को? रेट जो बढ़ा है, सर्कल रेट जो बढ़ा है, तो भूमि के रेट भी बढ़े हैं। आप पूरे अगर गुरुग्राम के अंदर देखेंगे तो हर एरिया वाइज, चाहे वो DLF2 है, फेज 2 है, चाहे वो शिवाजी नगर है, चाहे वो पालम विहार है, तो सब जगह रेट बढ़े हैं। जब जमीन के रेट बढ़ेंगे तो सर्कल रेट निश्चित रूप से बढ़ेंगे। तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक तरफा इसको आप कह सकते हो। इसके अंदर दोनों बातें देखो ना। आज मेरी जमीन का रेट बढ़ गया तो सर्कल रेट स्टाम्प ड्यूटी पर लगेगी। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ 10 से 25% तक का रेट बढ़ा है। वही बात है कि हर एरिया के हिसाब से, जिस एरिया में कोई पूछते, जैसे मैं खरीदार हूँ और मैं कहीं किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता हूँ तो मैं कहता हूँ मुझे प्लाट चाहिए, तो प्रॉपर्टी डीलर एक ही बात पूछेगा, कौन सी फेसिंग चाहिए आपको, 3 साइड चाहिए, 2 साइड चाहिए, कैसे चाहिए, उस हिसाब से वो फिर रेट होते हैं। जिस तरह जमीनों के दाम उस तरह रेट। हाँ, जैसे जिस एरिया के हिसाब से, जहाँ पर जो एरिया जिस प्रकार का है वहाँ पर उस हिसाब से भूमि के रेट है। तो लगता है कि सरकार का खजाना तो बढ़ रहा है और अब सर्कल रेट से और भी बढ़ जाएगा, उस हिसाब से गुड़गांव का विकास हो पा रहा है? हाँ देखो, ये आपने बड़ा कठिन प्रश्न पूछा है, और कठिन इसलिए भी है कि गुरुग्राम के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, मेरा मानना ये है कि सरकार के पास सब चीज़ है, लेकिन जो एक व्यवस्था होनी चाहिए उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी है। और जब तक हम चाहे कितना ही कुछ हम कर लें, लेकिन अगर उस व्यवस्था को धरातल पर जब तक हम क्रियान्वित नहीं करेंगे तो मेरा मानना ये है कि उसके अंदर कमियाँ रहेगी। देखिए, बिल्कुल इस समय जो रजिस्ट्री कार्यालय में, तहसील कार्यालय में लोग रजिस्ट्री कराने यहाँ पहुंच रहे हैं। आपको अंदर की भी हम तस्वीरें साझा कर दें कि गुड़गांव में जो रजिस्ट्रियाँ कराने लोग आते हैं वो इन्हीं विंडो पर जो है वो रजिस्ट्रियाँ कराने पहुंचते हैं।
पहले यहाँ पर टोकन लिया जाता है, टोकन के बाद यहाँ पर उनका नंबर आता है और उसके बाद जो रजिस्ट्रियां हैं वो यहाँ पर की जाती हैं। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सर्कल रेट है वो नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले से ही सर्कल रेट ज्यादा है, उससे आम लोगों को परेशानी होगी। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सर्कल रेट के हिसाब से जब जमीनों के दाम बढ़ रहे हैं तो सर्कल रेट पे बढ़ने से उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। तो ये तमाम लोग हैं जो अपनी अपनी यहाँ पर बातें रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंकल जी, अंकल क्या कहेंगे, आज सर्कल रेट बढ़े हैं, नए सर्कल रेट के हिसाब से रजिस्ट्री करा रहे हैं आप? नहीं, सर्कल रेट बढ़े हैं, पर सर्कल रेट के मुताबिक फैसिलिटी भी बढ़ेंगी ना, तो उससे अच्छा रहेगा। सर्कल आज नए सर्कल रेट के हिसाब से आप रजिस्ट्री कराने पहुंच रहे हैं? हाँ जी। तो कितना जेब पर असर पड़ा आज? पता नहीं, पता चलेगा। पता चलेगा जब जाकर पेपर पढ़ेंगे। तो पहले क्या आपने स्टाम्प ड्यूटी वगैरह ले ली थी? आज ही ये सब नए सर्कल रेट आज लेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है कि वो जिस हिसाब से सर्कल रेट बढ़ा रही है उस हिसाब से लोगों को भी उतनी सुविधाएं जरूर मिलनी चाहिए जिस हिसाब से सर्कल रेट बढ़ रहे हैं। हालांकि आज से नए सर्कल रेट के हिसाब से हरियाणा में रजिस्ट्रियां हो रही हैं और इसी तरह आज गुड़गांव में भी नए सर्कल रेट के हिसाब से लोग अपनी रजिस्ट्री कराने के लिए तहसील पहुंच रहे हैं। कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। तो वहीं फरीदाबाद के डीआरओ ने बढ़े हुए सर्कल रेट को लेकर के क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। की बार सरकार के निर्देशानुसार जो है प्रेडिक्टिव रेट जो है वो हेड ऑफिस से आए थे, और प्रेडिक्टिव रेट जो है हमारे यहाँ भी जो सभी तहसीलदार साहिबान ने, एसडीएम साहिबान ने जो है उनको जांच करके, और कल उपायुक्त मुद्दे की शाम को जो मीटिंग हुई थी, पब्लिक से भी जो है उसमें ऑब्जेक्शन लिए गए थे, वो डिसाइड करने के बाद जो है अपने फरीदाबाद जिले के जो कलेक्ट्रेट हैं वो डिसाइड कर दिए गए हैं। उनमें 10% से लेके 50% तक जो है मतलब इंक्रीज हुए हैं रेट। तो उस पब्लिक को और जो है पब्लिक के जो ग्रीवेंस आई थी उनको सबको रिजोल्व करने के बाद जो है डिसाइड किए गए। 50% जो है रेट जो है उस एरिया में बढ़ाए गए जहाँ पे रेट बहुत कम थे। जैसे कि आपका जो यमुना का जो एरिया है, यमुना के एरिया में सैलाब के जो जमीन के जो रेट थे वो काफी कम थे। अब जो है ये हाईवे निकलने के बाद और जो आपका एक्सप्रेस वे निकल गए जो है ये, तो वहां पे जो है रेट काफी हाई हो गए, तो इसलिए वहां के रेट जो है वो बढ़ाए। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।